नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज हम सुनेंगे इस्मत चुगताई के द्वारा लिखी कहानी जिसका शीर्षक है तो मर जाओ। सुनने वाले हैं कहानी और मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी तो मर जाओ। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। उन्होंने फैसला किया तो मर जाओ। जी चाहा कह दूं पर नहीं कह सकती। बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जिनका लिहाज करना ही पड़ता है। एक तो दुर्भाग्य से हम दोनों औरत जात हैं। न जाने क्यों लोगों ने मुझे नारी जाति का समर्थक और सहायक समझ लिया है। शायद इसलिए कि मैं अपने भतीजों को भतीजियों से ज्यादा ठोका करती हूँ। खुदा कसम मैं किसी विशेष जाति की तरफदार नहीं। मेरी भतीजियां अपेक्षाकृत सीधी और भतीजे बड़े ही बदमाश हैं। ऐसी हालत में हर समझदार उन्हें सुधारने के लिए डांटते फटकारते रहना इंसानी फर्ज समझता है। पर उन्हें ये कैसे समझाऊं? वे मुझे अपनी शुभचिंतक मान चुकी है और वो लड़की जो किसी के बिना जिंदा न रह सकने की स्थिति में पहुंच चुकी हो कुछ हटीली होती है। इसलिए मैं कुछ भी करूं उसके प्रति अपनी सहानुभूति से इनकार नहीं कर सकती। अनचाहे या अनमने रूप से ही सही, मुझे उनके हितैषियों और शुभचिंतकों की पंक्ति में खड़ा होना पड़ता है। दुर्भाग्य से मेरा स्वास्थ्य अच्छा ही रहा और बीमार होकर मुर्गी के शोरबे और अंगूर खाने के मौके मुझे कम ही मिल पाए थे। यही कारण था कि शायद कभी प्राणघातक किस्म का इश्क मुझे हो न सका। हमारे अब्बा जरूरत से ज्यादा सावधानी बरतने वालों में से थे। हर बीमारी की समय से पहले ही रोकथाम कर दिया करते थे। बरसात आई और पानी उबाल कर मिलने लगा। आसपास के सारे कुओं में दवाइयां पड़ गई। खोजे वालों के चालान करवाने शुरू कर दिए। हर चीज ठकी रहे। बेचारी मक्खियां गुस्से से भनभनाया करती, पर क्या मजाल जो एक जर्रा मिल जाए। मलेरिया फैलने से पहले कुनैन हलक में उतार दी जाती और फोड़े फुंसियों से बचने के लिए चिरायता पिलाया जाता। इश्क मोहब्बत की रोकथाम के लिए न जाने उन्होंने कौन से जो शांदे पिला रखे थे कि कभी किसी भाई बहन को घातक किस्म का इश्क नहीं हो पाया। यूं ही कभी जुकाम खांसी मामूली बदहजमी की तरह किसी को इश्क हुआ भी हो तो बुजुर्गों ने हंसकर टाल दिया। न एकदम संबंध विच्छेद करने की धमकियां मिली, न जहर खाने की नौबत आई। लोग कहते हैं जब किसी को इश्क का रोग लग जाता है तो खाना पीना और सोना हराम हो जाता है। पर हमारा खानदान अजीब था कि उसमें जब कोई जरूरत से ज्यादा हंसता खेलता और मोटा होता पकड़ा जाता तो आम तौर पर वो इश्क का रोग ही निकलता। इसलिए जैसा वे कहती हैं मुझे उनके दर्द का अंदाजा नहीं। उन्हें निहायत घातक किस्म का इश्क है और मैं हंस रही हूँ। मुझे याद है कि हम लोग एक बार पुरानी फिल्म हीर और रांझा देखने गए थे। जब रांझा साहब की मरम्मत हुई तो हम लोग बेतहासा हंसने लगे। हमारे इर्द गिर्द बैठी भीगी आंखों वाली पब्लिक ने हमारी कुरुचि पर घृणा प्रकट की थी। लेकिन मेरी दोस्त, मेरी सहेली अपने प्रेमी के बिना जिंदा नहीं रह सकती। वे उन्हें जलाता है, कल्पाता है, अपमानित भी करता है। वे प्रेमी के द्वार पर शीश नवाने के लिए जाती हैं तो दरवाजा बंद कर लेता है। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, वे हजारों बार उससे कहती है। मैं तुम्हारे साथ जिंदा नहीं रह सकता, वो हजारों बार जवाब देता है। तब वो रोती है, जान देने की धमकियां भी देती है, पर वो कानों में तेल डाल लेता है। उसके सारे दोस्तों और जान पहचान वाले लोगों से प्रार्थना कर चुकी है। एक इंसान की हैसियत से उन्हें जिंदा रहने का अधिकार है। ये प्रगतिशील लोग एक भावुक लड़की की तमन्नाओं का खून होते कैसे देख सकते हैं? जी हाँ, दुर्भाग्य से मैं भी प्रगतिशील लोगों में गिन ली गई हूँ और मुझ पर यह इल्जाम है कि मैं हरगिज प्रगतिशील नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी ही जैसी एक औरत का दिल टूटते देखती हूँ और कान पर जूं तक नहीं रेंगती। साहब, मैं अपने कान पर जूं छोड़ हाथी रेंगाने को भी तैयार हूँ, मगर खुदा के लिए कोई बताए मैं उनके आशिक बल्कि मासूक को किस तरह से उनके लिए फांस सकती हूँ। काश वो एक मर्तबान होता या मिट्टी का प्याला, तब या तो मैं अपनी प्यारी दोस्त के लिए उसे खरीद लाती, अजायब घर में होता तो चुरा लाने की कोशिश करती।
मगर वो तो निहायत ढिठाई से मोटर में दंदनाता फिरता है। हवा को कौन मुट्ठी में बांध सकता है, धूप को कौन कैद कर सकता है। अभी ऐसा यंत्र भारत में तो इजाद नहीं हुआ और ना ही इंपोर्ट हुआ है। इस छलावा किस्म के आशिक को कौन घेर कर उसके दरबे में हाँक सकता है। कसूर उस छलावे का भी है। दिल फैक किस्म का आदमी है। एक बार उसने उनकी तारीफ में छक्का मार दिया था। मीठी मीठी बातें उसके कानों में उड़ेल दी थी। उन्हें लिए लिए भी घूमता था। उन्हें सर्दी लग रही थी तो स्वेटर खरीद कर पहना दिया, पेड़े खिलाए और शायद चूमा चाटा भी होगा। ये सब तो वो जिंदगी का फर्ज समझकर हर महीने एक ना एक नई लड़की के साथ किया करता है। अगर वो उन सब लड़कियों से किए गए वायदे पूरा करता तो अब तक पूरी हरम भर जाती। इतना तो एक मोटर और अच्छी आमदनी का मालिक राह चलते करता ही रहता है। अब हर राह चलता अगर उसके पीछे काजी और सहरा लेकर दौड़ता फिरे तो बेचारा दम ना तोड़ दे। वो सहरा और काजी काफी न समझकर मुझे भी समधिन बनाने पर मजबूर करना चाहती है। मुझे समधिन बनने से चिढ़ है। दूल्हा और दुल्हन तो एक दूसरे को मिल जाते हैं, समधिनों को सिर्फ गालियां मिलती हैं या फिर फूलों की छड़ियां, जिनमें फूल कम और छड़ियां ज्यादा होती हैं। मेरी एक और सहेली थी जिसको इश्क का रोग लग गया था। उनके आशिक ने आदत के मुताबिक उन्हें सब्ज बाग दिखाए मगर शादी नहीं की। कुछ गड़बड़ हो जाती तो अस्पताल ले जाकर इलाज करवा देता। वे इस इलाज से ही संतुष्ट थी। इलाज के दौरान वो अपने आशिक की बीवी कहलाती थी। वैसे वो उनके बड़े लाड करता था, सारी तनख्वाह हाथ में थमा देता था। सियाह सफेद की वे मालिक थी मगर पक्का कागज करने से दम चुराता था। मेरी बदकिस्मती कहिए या फिर शामत, जब चौथी बार गड़बड़ हुई और अस्पताल जाने की नौबत आई तो वे आदत के मुताबिक रोती पीटती मरहम पट्टी के लिए मेरे पास आई। मत जाओ अस्पताल, मैंने यूं ही बेसोच समझे राय दे दी। वह चौंक गई, मगर बच्चे कौन पालेगा? उसका बाप पालेगा, मगर बदनामी जो होगी। ओफो, मेरा जी जल गया। यानी अब आप बड़ी नेक नाम हैं। आए दिन जूते मार मार कर सड़क पर ढकेल कर कुंडी लगा लेती हैं, दूसरी लड़कियों की खातिरें करता है। आप सड़क पर मंडराया करती हैं, सामने होटल में बैठी इंतजार करती हैं कि कब नई लड़कियां पिटकर बाहर निकले और हम हंस पड़े तो कतई बदनामी नहीं होती। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? मैंने पूछा। वह भी कोई पूछने की बात है? सचमुच पूछने की बात नहीं थी। वो उस मरखने बैल के लिए अपनी बच्ची और पति तक को छोड़ आई थी जिसने हिलकर पानी नहीं पिया था। वह उस जालिम के लिए चूल्हा झोंकती थी, उसके बिसादे कपड़े धोती थी, शराब पीकर इतना मारता कि उद्दू बना देता। वह सूजा हुआ मुंह लिए उसकी सेवा में लगी रहती, इसलिए कि अस्पताल में भर्ती कराते वक्त वे उन्हें अपने मिसेस बताता था। तो फिर उसका बच्चा नहीं पाल सकोगी? मैं सोच में पड़ गई और थोड़े दिनों बाद एकदम उनकी शादी हो गई। हम दौड़े दौड़े गए बधाई देने। मियाँ बीवी दोनों ने बड़ी ही उपेक्षा से हमारी तरफ देखा और फ्लैट में ताला डालकर सिनेमा चले गए और हम भौचक्के रह गए कि हमने तो तरकीब बताई और हम ही दूध में मक्खी बन गए। मालूम हुआ दूल्हा इसलिए खफा था कि हमने लड़की को बहकाकर उसे फंसा दिया। दुल्हन इसलिए नाराज थी कि हमने उसकी बड़ी बड़ी दुर्गति देखी थी और अब वो निहायत ही ऊंची सोसाइटी में उठना बैठना पसंद करती थी और हम उसके भयानक अतीत के यादगार थे। दूल्हा कुछ दिन बाद फिर मरखना बैल बन गया। उन्हें मारता है, नई लड़कियों से दोस्ती करता है। पहले शायद उनकी आत्मा धिक्कारती थी कि नए मजबूर औरत को रखेल की जिल्लत दे रखी है। अब उसका दिल साफ है और शरीफ आदमियों की तरह उसे ठोकता है और रुपया ऐश में उड़ा देता है। हालांकि ये नुस्खा एक बार उल्टा पड़ चुका था, पर अपना पीछा छुड़ाने के लिए मैंने अपने आशिक के बिना जिंदा ना रह सकने वाली अपनी दोस्त को थमा दिया। वो बहुत गुस्सा हुई। क्या समझती हो उन्हें? मैंने देखा ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं करेगी। बस वहीं जमा दिए पैर ताकि खुद जिम्मेदारी से अलग हो जाएं। लोग कहेंगे मैं मासूम लड़कियों को कितनी गलत सलाह देती हूँ। मैं सचमुच बहुत लज्जित हूँ। दरअसल मैं इश्क के मामले में निहायत ही
थर्ड क्लास सलाहकार हूँ। मैंने इश्क को हमेशा दिल और दिमाग को तरावट देने वाली चीज समझा है। मैं प्लेग और हैजे की तेजी रखने वाले इश्क के सिलसिले में जहरे कातिल हूँ। मेरी मोहब्बत पाक और रूहानी है। उन्होंने अभिमान से गर्दन ली। मोहब्बत हमेशा ही पाक होती है। एक वेश्या की मोहब्बत भी वो जल गई। वो सबसे ज्यादा पाक और पवित्र होती है। जिस्म बेचने को पाक पवित्र मानती हो? व्यापार का नहीं, मोहब्बत का जिक्र था। रहा रूहानी इश्क तो उससे क्या मतलब है? पूजा? हाँ, वे जोश में झूम उठी। तो कौन मना करता है? पूजा करो, डट कर करो। इसमें उस नकचढ़े से इजाजत लेने की क्या जरूरत है? वह कर भी क्या सकता है? और रूहानी मोहब्बत में निकाह की क्या जरूरत है? क्या ख्याल भी हरामी हलाली हुआ करता है? तुम शौक से उसे अपना रूहानी शौहर बना लो, वो तुम्हारे चंगुल में नहीं बच सकेगा। आप नहीं समझती, मैं खूब समझती हूँ। मुझे खुद सहगल से इश्क था। उनकी आवाज सुनकर कलेजा निकल पड़ता था। मोतीलाल से इश्क था। अशोक कुमार से नींदें उचाट कर दी थी। और तो और किसी जमाने में गुरुदेव टैगोर से इश्क हो गया था। जी चाहता था जोकिन बनकर शांति निकेतन में जान दे दूं। शरद बाबू अगर मुझे हुक्म देते कि एक टांग पर खड़ी हो जाओ तो मुझे कोई ऐतराज ना होता। किसी से कहना नहीं, मुझे पॉल रॉबसन से तो ऐसा इश्क हुआ था कि खुदा की पनाह। उसके रिकॉर्ड सुनकर घंटों सर धुना है। अब भी खुदा से कसम ऐसे ऐसे लोगों से इश्क है कि सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर किसी को मेरे आशिक मिजाज दिल की दीदा दिलेरिया का पता चल जाए तो अंधेर हो जाए। लोग मेरे नाम से भागने लग जाएंगे और लोगों को सबक देने के लिए मुझे बीच बाजार में दुर्रे लगाए जाएंगे। मगर उनमें से किसी सूरमा से शादी का शौक नहीं। अगर उन लोगों की किसी भी हरकत से मुझे उनकी बदनीयती पर शक हो जाए तो मैं इज्जत का दावा कर दूं। मेरी जान, शादी और इश्क में गड़बड़ ना करो। क्या तुम समझती हो शादी के बाद इश्क नहीं हुआ करता? मेरा तो ख्याल है इश्क सिर्फ मुर्दों को नहीं होता, मगर वह भी शायद मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकती क्योंकि मैं अभी मुर्दा नहीं हूँ। आप मजाक कर रही हैं। रूहानी इश्क से मेरा यह मतलब नहीं कि टैगोर से इश्क कर लिया, ये इश्क नहीं है। तो साफ कहो, इश्क से तुम्हारा मतलब क्या है? शादी जिसमें मेहर और तलाक का हक भी रहे? तुम निरी बनिए की बेटी हो। सख्त व्यापारी जहनियत है। लैला होती इस वक्त तो इश्क की तौहीन करने के सिलसिले में तुम्हें अपने ऊंट के नीचे कुचलवा देती। मेरी सलाह मानो तो किसी से शादी कर लो। बेटे का नाम अपने नामाकुल आशिक के नाम पर रखो और उसे वक्त बेवक्त पीटकर अपने दिल की भड़ास निकाल लिया करो। आशिक से शादी करना सख्त बदमजाकी का सबूत है। बदमजाक लोग लेमन ड्रॉप को चबाकर निगल जाते हैं। लेमन ड्रॉप चूसकर खाने की चीज है। खुदा के लिए आशिक को गृहस्थी के जुए में न जोतो। जरा सोचो, दिलीप कुमार जो हजारों दिलों की धड़कन बना हुआ है, मुस्तकिल तौर पर घर वाले के रूप में आ डटे तो दिल किसके लिए धड़के? यकीन मानो वह भी इंसान है। खाता है, पीता है, सोता है और लड़ता है। कुंजियां खो देता है, कागज बिखेरता है, वादा खिलाफियां भी करता है। सिनेमा के टिकट खरीदकर भूल जाता है और यकीन मानो जैसे मधुबाला और वैजयंती माला के लिए खुदकुशी करता फिरता है। आहें भरता है, बीवी के लिए नहीं भरेगा, दिल टूट जाएगा। क्या समझती हो तुम? कृष्णचंद्र से शादी कर लो, वो कभी तुम्हारी साड़ी महालक्ष्मी के पुल पर नहीं टांगेगा, बल्कि निहायत भोड़ेपन से अपनी कमीज टांगते वक्त तुम्हारी साड़ी कीचड़ में गिरा देगा और उल्टा तुम्हें फूहड़ कहेगा। साहिर हाथ आ जाए तो कभी तुम्हारे आंसू रेशमी आंचल से ना पोंछेगा, ना तुम्हारी मरमरी बाहों का सहारा लेगा। सरदार जाफरी से तो भूलकर शादी न करना। तुम्हारे बालों तक में किताबें और कागज भर देगा और वक्त बेवक्त इक्के वालों की तरह लड़ेगा। जरा भी अकल रखती हो तो खुदा के लिए इन आर्टिस्टों से शादी न कर लेना, वरना सर पकड़कर अपनी हिमाकत पर रोओगी। ये सपने हैं, इन्हें सच बनाने की कोशिश न करना। पति एक निहायत ठोस सच्चाई होता है। वे मेरी अकलमंदी की बातों से रोब में आ गई। खुशी से मेरे हाथ पांव फूल गए। कौन कहता है मैं बेतुकी की बात करती हूँ? एक इश्क की मारी लड़की को सच्चे रास्ते पर ला दिया।
अब यह धूमधाम से शादी करेगी, बच्चे जनेगी, दुनिया सजेगी। भाई मुझे तो कौम की लीडरी करनी चाहिए। मगर मेरी लीडरी के सपने गदगद करके नीचे आ पड़े जब मैंने सुना कि उसी शाम उन्होंने अपने बज्जात आशिक के मोर्चे पर हमला बोल दिया है। उनकी बीमार तिनका सी अम्मा को जुजुत्सु के पहलवानी हाथ दिखावे, यह मेरा घर है, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। उन्होंने पक्की गृहस्थिन की तरह ऐलान कर दिया। तुम उसकी माँ नहीं डायन हो, उसकी कमाई पर नागिन बनकर बैठी हो सकने वाली बहू ने चीख चीख कर कहा और बड़ी मुश्किलों से उन्हें धक्के देकर घर से निकाला गया तब निकली। अब मेरी कमबख्ती देखिए, जैसे ये सारे धक्के मेरी ही पीठ में लगे हों। लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं निहायत अहमक हूँ। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती, वे बड़े विश्वास से कहती है, तो मुझे क्यों आपत्ति है? मैं उनसे कह क्यों नहीं देती, तो मर जाओ। खैर आइंदा कह दूंगी। तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे इस्मत चुगताई के द्वारा लिखी कहानी तो मर जाओ। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी और मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट करते रहिए क्योंकि आपके कमेंट हमारा उत्साह बढ़ाते हैं।